Welcome all. I hope ki you're finding this particular prelims crash course very informative and it is helping you in streamlining your preparations towards the D-Day. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आई हैव कम अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक इन माय पॉलिटी लेक्चर, जहाँ पे आज हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट थीम जो था मेरा, उसमें आई हैव कवर्ड अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जहाँ पे हमने जितने भी ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए एक्ट्स जो इंडिया में थे उनके बारे में बात किया था। आज इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ से बेसिकली बीपीएससी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछता है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, बस फैक्ट्स होते हैं जो आपको एक तरीके से रिमेंबर करने होते, याद करना होता है। तो इसीलिए हमने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतने फैक्ट्स फिंगर टिप पे रहने चाहिए थे, उन सबको समराइज करके इस पर्टिकुलर पीपीटी में हमने डाल दिया है, सो दैट आप केवल इस पीडीएफ के ऊपर रिलाई करके आप अपने एग्जाम में। सो लेट अस स्टार्ट नाउ विद दिस पर्टिकुलर थीम, जहां पे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसमें जाने के पहले एक जो चीज था, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, क्योंकि जो पहला कैबिनेट था फ्री इंडिया का, उसमें कौन कौन से मेंबर्स थे वो आपको यहां पे थोड़ा सा याद रखना था। जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे, ही वॉज द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एज वेल एज स्टेट मिनिस्टर भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर। मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन मिनिस्टर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर लॉ मिनिस्टर। जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर एंड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज मिनिस्टर। So these are some of the very important personalities जो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया में आपको थे। तो यहां से आपके पास प्रीलिम्स में कभी कभार फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपका पूछा जा सकता है। अब अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको पता है कि जब हम कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लोग कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो रिटन है। तो रिटन का मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन में कहते हैं कि ब्रिटेन का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये रिटन और अनरिटन के बीच में अंतर क्या होता है? इसमें सबसे बड़ा एक ही मुख्य तौर पर अंतर है कि जब मैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसका मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बैठाया गया था जिसका काम था उस देश के संविधान को लिखना। So whenever we say that India has a written constitution, that means कि इंडिया में we have created a constituent assembly whose sole objective was to draft the constitution of independent India. तो जिस भी कंट्री में constituent assembly को बैठा के उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाता है, ड्राफ्ट किया जाता है, तो वैसे सारे कंट्रीज को हम लोग कहते हैं दे हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ब्रिटेन में क्योंकि इस तरीके का कोई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को नहीं बुलाया गया था टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर कंट्री, इसलिए ब्रिटेन को हम लोग कहते हैं, एग्जांपल के तौर पर यूज करते हैं कि दे हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिकॉज इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मींस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज क्रिएटेड टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसी में हम लोग थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वर्किंग, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कुछ बेसिक प्रोविजंस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया 1934 में हमारे कम्युनिस्ट मूवमेंट के जो लीडर थे एम.एन. रॉय, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को भी 1924 में बनाया था। तो 1934 में फॉर द फर्स्ट टाइम द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गिवन बाय एम.एन. रॉय, अ पायनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। इन्हीं के कहने के ऊपर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑफिशियल इनका डिमांड हो गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो, so that we can create the constitution of our independent India. 1940 में for the first time Britishers accepted this proposal of Congress, और उसको हम लोग कहते हैं ऑगस्ट ऑफर। तो ऑगस्ट ऑफर में पहली बार जो उनका रिकमेंडेशन था ब्रिटिशर्स का, उसको एक्सेप्ट किया गया और ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के बारे में सोच रहे हैं। फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन जब इंडिया में आया था, जो कैबिनेट मिशन लास्ट एक तरीके का इंपॉर्टेंट बॉडी था जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था इंश्योर कि इंडिया में जिस तरीके से प्रोटेस्ट मूवमेंट इन चीज़ों को चल के इंडिया को फाइनली आज़ाद करने का जो ये पूरा प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट किया जाए, और उसी में जो लास्ट मिशन भेजा गया था जिसको हम लोग कैबिनेट मिशन कहते हैं। तो कैबिनेट मिशन ने एक तरीके से बेसिकली जो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, इसको फॉर्मलाइज यहाँ पे किया।
तो ये देख सकते हैं आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक बहुत ही प्यारा सा पिक्चर, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का स्पीच दे रहे हैं। बाकी हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं दे आर हियरिंग एंड नेगोशिएटिंग। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं। पहले बात किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस ही होता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को फ्रेम करना, और इसका एसर्शन क्या, एसर्शन ऑफ द सॉवरेनिटी। मतलब क्योंकि अगर देश सॉवरेन ही नहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा कैसे। इसलिए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड थी कि आप हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएं, बिकॉज अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे हैं दैट मींस इंडिया एक आजाद कंट्री है। आजाद कंट्री तो वो अपने बारे में सोच सकता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनना इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द एसर्शन ऑफ सॉवरेनिटी, और इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को कॉन्स्टेंटली डिमांड कर रही थी। कब बनाया गया, नवंबर 1946 से ये मिलना स्टार्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग, और ये कब तक मिले, 26 नवंबर 1949 जब हमारा आपका कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 तक। टोटल इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे, 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया का था, जो इंडिया का पार्ट जो ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे, और बाकी 93 कहां से आ रहे थे, प्रिंसली स्टेट से, जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे, वो अपना इंडिपेंडेंटली राजा महाराजा जो वहां के थे वो कंट्रोल करते थे। और इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को रखा गया था, सो दैट जिस प्रोविंस की जितनी बड़ी साइज, फॉर एग्जांपल बंगाल प्रोविंस बड़ा है तो वहां से ज्यादा लोग आएंगे, उसके बाद मद्रास छोटा है तो वहां से कम लोग आएंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच पॉपुलेशन दे हैव, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर हमारे पास यहां पे उस चीज को मेंबर्स को भेजा गया था। तो अगेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको अपने प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन फैक्ट्स को आपको थोड़े से ध्यान में रखने पड़ते हैं। हाउ दे वर सेलेक्टेड, कैसे ये लोग सेलेक्ट हुए थे, तो यहां पे याद रखना कि दे वर पार्टली सेलेक्टेड, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। मतलब कुछ मेंबर्स जो ब्रिटिश इंडिया से आ रहे थे, जो प्रोविंसेस से आ रहे थे, वो तो पार्टली आपके इलेक्टेड थे। मतलब उनको कौन भेजा था, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो ब्रिटिश इंडिया से आने थे वो कौन लोग थे, दे वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेवल के जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज थे, वहां से लोग को चुन को भेजा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फॉर एग्जांपल जैसा होता है आज जैसे हम लोग देश के राज्यसभा के एमपी को चुनते हैं, तो वो कौन चुनता है, स्टेट लेवल के एमएलए। तो वैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर जो ब्रिटिश इंडिया से आने वाले थे, दैट मींस जितने भी ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस थे वहां से आने वाले थे, तो जो प्रोविंसेस के लेजिस्लेटिव असेंबली थे वो लोगों ने चुनकर हमारा भेजा था किसको, आपको सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास। तो ये थे हमारे पार्टली इलेक्टेड, ये पार्टी ऑल्दो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं, लोगों ने चुना था, देवर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बट देवर इलेक्टेड। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट से लोग चुन के आ रहे थे तो वो कोई इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू नहीं हुए थे, जो वहां के लोकल राजा थे महाराजा थे उन्होंने ही आपको इस चीज को भेज दिया। सो ब्रिटिश प्रोविंस में देख सकते हो आप सीट्स वर डिवाइडेड अमंग, हाँ एक चीज और, सीट्स वर डिवाइडेड अमंग मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल मान लो बंगाल प्रोविंस की बात करते हैं, तो बंगाल प्रोविंस से कितने लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे, तो वो बांट दिया गया 3 लोगों में, मुस्लिम्स आएंगे कुछ, सिख्स आएंगे कुछ, जनरल आएंगे, डिपेंडिंग प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन। मुस्लिम का पॉपुलेशन मान लो 30% है, 30 मुस्लिम्स विल गो, ठीक है। सिख का मान लो 10 है तो 10, एंड जनरल का मान लो 60 है तो 60। इस तरीके से हर एक प्रोविंस के सीट्स को इस हिसाब से बांटा गया, मुस्लिम, सिख और जनरल। अब इनका इलेक्शन कैसे होगा, सो दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबलीज के जो लोग थे उन्होंने चुन के भेजा था। वोटिंग बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आप लोग को पता होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है कि आपका जो वोट है वो एक वोट नहीं होता, रादर यू हैव टू गिव प्रेफरेंस ऑफ वोट, कि आपका पहला प्रेफरेंस कौन है, सेकंड प्रेफरेंस कौन है, थर्ड प्रेफरेंस कौन है। और जैसे ही कोई कैंडिडेट को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आता है तो उसके बाद जिस कैंडिडेट के पास सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट था उसके वोट को कैंसिल करके उसका जो सेकंड वोट था वो ट्रांसफर हो जाता है आपका जो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस था। तो इसको हम लोग कहते हैं आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। सो इस तरीके से ब्रिटिश प्रोविंसेस में सीट्स को बांट के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भेजा गया। प्रिंसली स्टेट्स में दे वर कंप्लीटली नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली। इसके बाद हु वॉन द इलेक्शन, तो इस पूरे इलेक्शन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल में देखा था कितने मेंबर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखा था 389 थे, उसमें 296 ब्रिटिश इंडिया से थे। तो उसमें देखो 208 सीट जो है वो कांग्रेस जीता, 73 सीट्स हमारे मुस्लिम लीग के पास गए और 15 हमारे आपके पास इंडिपेंडेंट स्टेट्स के पास गए। तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस वन 208 सीट्स, द मुस्लिम लीग गॉट 73 सीट्स एंड स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट्स गॉट द रिमेनिंग 15 सीट्स। However, the 93 seats allotted to the princely states were not filled as they decided to stay away from the constituent assembly.
तो प्रिंसली स्टेट्स तो इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किए, बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स को अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट देश चाहिए था, रादर दे डिड नॉट वांटेड टू जॉइन द यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसलिए वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट करना कोई लॉजिकल नहीं माने, एंड दे बॉयकॉटेड। बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 72, 373, 73 सीट्स, और जो बाकी इंडिपेंडेंट थे उनको बाकी की रिमेनिंग। पहला मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 9 दिसंबर 1946 को होता है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट मीटिंग कब तक चलता है? 26 नवंबर 1949 में। बहुत लंबा टाइम था, लगभग 3 साल लग गए थे इसको, हमको 2 साल कुछ महीने लगे थे, 2 साल 11 महीना इस पे पूरे प्रोसेस में लगा था। मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग, ठीक है, बिकॉज मुस्लिम लीग बात कर रहे थे कि उनको 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, कि मुस्लिम लीग तो चाहते नहीं थे कि वो इंडिया हो, मुस्लिम लीग चाहते थे कि अपना खुद का पाकिस्तान हो। तो अगर 2 देश है तो 2 देश का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा। सो दैट्स व्हाई दे डिड नॉट वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच हैज बीन क्रिएटेड टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। रादर दे वांटेड कि ब्रिटिशर्स को पाकिस्तान के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहिए जहां पे वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो कि सबसे सीनियर लीडर थे, उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया असेंबली का, लेकिन लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फाइनली हमारे पास इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। Similarly, both H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari were elected as the vice presidents of the assembly. तो ये हमारे पास कुछ आपका पहला मीटिंग के कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थे जो आपको यहां पे। नेहरू को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अगेन इंपॉर्टेंट कब दिया था इन्होंने? 13 दिसंबर 1946 को। और नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो प्रिंसिपल्स रखे गए थे, दैट फाइनली कल्बिनेटेड इनटू मेकिंग द प्रियम्बल of our independent India. So he laid down the philosophy of our constitution, constitute India into an independent sovereign republic, India to be a union of states, secure to all people justice, social, economic and political equality, freedom of thought, expression, faith, worship, safeguard for minorities, backward and tribal areas. तो ये सारे चीजों को यहां पे हमारा इनकॉर्पोरेट किया गया। Finally, India Independence Act 1947, जब फाइनली ब्रिटिशर्स डिसाइडेड कि नाउ दे आर गोइंग टू लीव इंडिया, तो इस इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके रोल को एक्सपैंड किया गया। बिकॉज देखो पहले क्या था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के पहले इंडिया वाज स्टिल कॉल्ड ब्रिटिश इंडिया। उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो फुली सॉवरेन नहीं था। लेकिन नाउ व्हेन द ब्रिटिशर्स ने डिसाइड कर लिया कि वो इंडिया छोड़ेंगे अंडर द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, सो नाउ द असेंबली वाज मेड अ फुली सॉवरेन बॉडी। असेंबली को फुली सॉवरेन बॉडी बना दिया गया कि अब आप कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो, आपको जो भी करना है कर लो, बिकॉज नाउ द ब्रिटिशर्स अंडर दिस एक्ट वो सोच चुके कि अब हमें इंडिया को फाइनली छोड़ना है। तो वंस दे हैव डिसाइडेड दैट, नाउ दे हैव गिवन असेंबली ऑल द पावर टू डू व्हाटएवर दैट असेंबली वांटेड। इसलिए असेंबली को फुली सॉवरेन बॉडी बनाया गया। और असेंबली का पहले क्या काम था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया वो तो कर ही रहा था, साथ साथ उसको एक और काम दे दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, दैट इज इनैक्टिंग द ऑर्डिनरी लॉ फॉर द कंट्री। ऑर्डिनरी लॉ का मतलब एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बना ही रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन जो ऑर्डिनरी लॉ होंगे, जो देश में नॉर्मल लॉ लाने होते हैं, तो आज पार्लियामेंट लाती है, तो वो लॉ पहले कौन ला रहा था आपको? वही गवर्नर जनरल, वो लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वो सब चीजें थे, बट अब वो सब तो खत्म हो चुका है कंप्लीटली। तो नाउ द नॉर्मल लॉ, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बन ही रहा है, बट जो ऑर्डिनरी लॉ है दैट विल ऑल्सो बी मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। So this assembly finally became the first parliament of the free India. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही आपका 2 रोल से काम करता है। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मिल रहा था, और एक वही सेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देश के ऑर्डिनरी लॉ को भी बना रहा था। सो वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्टिंग एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द फ्री। फर्स्ट रोल एंडेड, तो ये जो पहला रोल है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ये तो 26 नवंबर 1949 तक खत्म हो गया। और सेकेंड लॉ जो पार्लियामेंट की तरह काम कर रहा है, जो ऑर्डिनरी लॉ बना रहा है, वो रोल कब खत्म हुआ? 1951 से 52 तक, जब आपको फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली में जो इलेक्शन हुए थे, तो ये उस समय आपका खत्म हुआ। सो 2 रोल थे, तो इसका एक्सपेंशन हुआ है अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो यहां से प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन द असेंबली स्टार्टेड टू एक्ट एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाएगा, ऑन द वाइसरॉयज या ऑन द लॉर्ड माउंटबैटन्स एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, कुछ भी ऐसा ऑप्शन दे देगा, तो आपको सेलेक्ट करना है अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 दिस प्रोविजन वाज। इसके बाद बाकी कुछ और फंक्शंस थे कि रैटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप इन द कॉमनवेल्थ। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और भी क्या क्या काम किया?
इट एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया। नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया। एंड इट इलेक्टेड द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ independent India. So these are some of the other functions which were also performed by the Constituent Assembly. उसके बाद कुछ और कमिटीज भी थे, मेजर कमिटीज, जो अगेन यहां से प्रीलिम्स में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपका आता है। यूनियन पावर कमिटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी सरदार पटेल। देखो ध्यान रखना, ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी है और ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी है, दोनों अलग अलग है। स्टेट्स कमिटी जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड फाइनली ड्राफ्टिंग कमिटी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये देख सकते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 सेशंस हुए थे हमारे, 165 डेज ऑफ डिस्कशन हुआ था, 299 मेंबर्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे, बिकॉज बाकी प्रिंसली स्टेट ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमिटी के चेट थे, जो ड्राफ्टिंग कमिटी सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी था, हमने देखा था यहाँ पे, तो ड्राफ्टिंग कमिटी आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी, बिकॉज इसका ड्राफ्टिंग कमिटी काम किया, पर कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टेंटली डिबेट चल रहा है, उन सारे डिबेट्स के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को एकोमोडेट करके फाइनली यू हैव टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत बड़ा काम था ड्राफ्टिंग कमिटी के पास। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स में बटे हुए थे चैप्टर्स में, और 12 शेड्यूल हैं अभी, 8 शेड्यूल थे ओरिजिनली। 6 फंडामेंटल राइट टू सिटीजंस हैज अ प्रियम्बल कैप्चरिंग इट्स, ठीक है, तो 1946 1949 आपको वो एनफोर्समेंट देखो, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। उस समय हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। फाइनली 26 जनवरी 1950 में हमारे पास डेट ऑफ कमेंसमेंट इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसी दिन हमारा रिपब्लिक डे, मतलब इसको हम लोग कहते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फाइनली इनैक्ट हो गया, मतलब इट इज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड। पूर्ण स्वराज वॉज सेलिब्रेटेड। और ये डेट क्यों चुना गया था 26 जनवरी 1930-50 का? बिकॉज इसी समय आपको पता है जब नेहरू ने हमारा लाहौर सेशन जो हुआ था, उसके बाद जब पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी 1929 के बाद, तो 26 जनवरी 1930 में पहली बार नेहरू ने रिवर रावी के पास जाके भारत का झंडा को फहरा के इंकलाब जिंदाबाद कहा था। तो इसीलिए वो पर्टिकुलर डेट जो है 26 जनवरी 1930 वाला, उसी के हिसाब से 26 जनवरी 1950 को हमारे पास इस चीज को आपका चुना, ठीक है। सो ये हमारे पास एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है। देन वी टॉक अबाउट प्रियम्बल। तो प्रियम्बल ये भी आप देख सकते हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करते हो तो एलिफेंट हमारा सिंबल था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। B.N. राव जो थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल दैट मींस लीगल एडवाइजर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। ये सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। बीपीएससी फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दे ऑलवेज आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो दैट यू शुड रिमेंबर। H.B.R. अय्यंगार वाज अ सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये आपको यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये चीज आपको जानना। उसके बाद फैक्चुअल इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करें तो कौन कौन से शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या क्या चीज से डील करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट शेड्यूल की बात करता हूं तो फर्स्ट शेड्यूल में नेम ऑफ द स्टेट्स एंड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, कौन कौन से स्टेट हैं और कितना उनका एरिया है, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी और कौन कौन कितना उनका एरिया है, और ये कहां पे डेल्टे आर्टिकल 1 और 4 में, ठीक है। सो फर्स्ट शेड्यूल बेसिकली बताता है इंडिया में कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से यूनियन टेरिटरी हैं और उनका कितना कितना हमारा बाउंड्री टेरिटोरियल एक्सटेंट है। सेकेंड शेड्यूल बेसिकली हमारे बात करता है इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन। अब इसमें देखो ये 9 लोगों के बारे में बात करता है। अब ये याद कैसे रखोगे, आपको याद रखने के लिए देखना, ये सारे जितने भी हैं ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं। इसमें देखो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा, कोई मिनिस्टर नहीं आएगा, ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज हैं उनका नाम है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल 2 की बात कर रहे हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर, जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं। तो याद कैसे करोगे, ये हमारा हो गया प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये तो ऐसे याद हो गया। ये जितने भी हमारे पास है देखो सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, ये याद हो गया। ये सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर, लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर, लोकसभा चेयरमैन, राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन, सिमिलरली स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, चाहे वो सेंटर में है चाहे वो स्टेट में है, वो सारे लोग इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। देन कम्स द जुडिशरी, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, एंड फाइनली द कैग। याद हो गया, पहला प्रेसिडेंट, गवर्नर, सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट एंड कैग। कैग क्योंकि आपको पता है सबसे, अंबेडकर ने क्या कहा था, कैग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर, तो कैग तो रहेगा ही रहेगा। तो ये सेकंड शेड्यूल में आपको इस तरीके से याद करना। देन कम्स द थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल बेसिकली टॉक्स अबाउट द फॉर्म्स ऑफ ओथ और एफर्मेशंस। अब इसमें देखो ना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज नहीं है, यहां देखो कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलेगा आपको,
देख लो यहाँ पे कौन कौन है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स जो इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कैग एंड जज ऑफ द हाई कोर्ट, ये तीनों आपके सेम है। बाकी सारे हमारे पास देख रहे हो मिनिस्टर्स जो इलेक्शन में लड़ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो लोग हैं। तो कैसे याद रखना है समझ रहे हो, यहाँ पे प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं वो सब नहीं है, यहाँ पे सारे मिनिस्टर एंड ऑल दोस थिंग्स हैं, एक्सेप्ट जजेस वाला सेम है और कैग हमारा सेम है। फोर्थ शेड्यूल, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, किस स्टेट और किस यूनियन टेरिटरी को कितना सीट जाएगा राज्यसभा में, वो फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है। फिफ्थ शेड्यूल बेसिकली टॉक्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो फिफ्थ शेड्यूल आपको पता है, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल क्या है, बेसिकली ट्राइबल लोगों के लिए है। सिक्स शेड्यूल स्पेशली 4 स्टेट्स के लिए है, और फिफ्थ शेड्यूल बाकी जितने भी हमारे पास इंडिया में एरियाज हैं उसको फिफ्थ शेड्यूल के अंदर लाया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज द स्टेट, मान लो ये हमारे पास कोई भी स्टेट है, मान लो झारखंड एक स्टेट है। अब झारखंड में मान लो यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल लोग हैं, मान लो ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 70% ट्राइबल पॉपुलेशन है। उस हिसाब से हम इस पर्टिकुलर एरिया को फिफ्थ शेड्यूल में ला सकते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग फिफ्थ शेड्यूल ला सकते हैं। तो फिफ्थ शेड्यूल बेसिकली किसको गवर्न करता है, एनी एरिया विद इन अ स्टेट where most of the population are tribal, so such areas can be brought under the fifth schedule। अगर मैं सिक्स शेड्यूल की बात करता हूं तो वो सेम है, एक्सेप्ट कि जो सिक्स शेड्यूल है उसके अंदर जो वो सिक्स शेड्यूल के जो जब किसी एरिया को हम सिक्स शेड्यूल में लाते हैं तो इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर 4 स्टेट्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो फॉर एग्जांपल मान लो असम में हमारे पास ये पर्टिकुलर एरिया है, यहां पे बहुत तो ट्राइब रहते हैं, इसको हम सिक्स शेड्यूल में ला सकते हैं। अब ये अलग अलग क्यों है फिफ्थ और सिक्स, डिपेंड बिकॉज जो ट्राइबल पॉपुलेशन इन 4 स्टेट्स का है और जो ट्राइबल पॉपुलेशन बाकी ऑल ओवर इंडिया का है, वो दोनों ट्राइबल के जो एक्सिस्टेंस उसमें काफी ज्यादा सेपरेशन है, एंड दैट्स वाई सच काइंड ऑफ आपको पता है आर्टिकल 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, तो उसके अंदर डिफरेंट लोगों की जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स थी उसको हमारा इसके तहत एकोमोडेट किया गया है। सेवेंथ शेड्यूल बेसिकली टॉक्स अबाउट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेडरलिज्म, डिविजन ऑफ पावर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, 98 सब्जेक्ट्स। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, 59 सब्जेक्ट्स। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने, 52 सब्जेक्ट्स। ओरिजिनली कितना है, 47। अब ये 47 से 52 क्यों गया है, बिकॉज एज पर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 5 सब्जेक्ट्स जो थे वो हमारे पास पता है आपको स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट में डाला गया था। ये आपको जाके देखना है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में 5 सब्जेक्ट्स को स्टेट से हटा के कॉन्करेंट में लाया गया है। एग्जाम्पल एजुकेशन, एग्जाम्पल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ये आप जाके वेट्स एंड मेजर, तो ये आप जाके फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 5 याद रखना कि 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हमारे शिफ्ट। 8 शेड्यूल में हमारे पास वही जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, पहले 14 थे, अभी टोटल 22 लैंग्वेज है। ठीक है, 9 शेड्यूल हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंदर लाया गया था, और 9 शेड्यूल बेसिकली आर्टिकल 31B के अंदर लाया गया था। आर्टिकल 31B के अंदर हमारे पास 9 शेड्यूल को लाया गया, तो ये कहा गया था कि कोई भी लॉ, चाहे वो सेंटर का हो या चाहे वो स्टेट का हो, अगर किसी भी लॉ को हम 9 शेड्यूल में ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल मान लो बिहार गवर्नमेंट ने कोई लॉ लाया, उस लॉ को अगर 9 शेड्यूल में डाल दिया गया तो उसको अब जुडिशियरी रिव्यू नहीं कर सकती, उसको अब जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। ये इसीलिए लाया गया था बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ ला रहे थे जो लैंड रिफॉर्म को लाना चाह रहे थे कि लैंड रिफॉर्म करना है, बट वो सारे लैंड रिफॉर्म्स लोगों के राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहे थे, और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उन सारे लॉ को लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड उसको वॉइड कर दे रही थी। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाके आर्टिकल 31A डाला था और आर्टिकल 31B डाला था, और आर्टिकल 31B में यही कहा गया था कि जितने भी लॉ हैं, चाहे वो सेंटर के चाहे वो स्टेट के हो, वंस उनको हम लोग दे आर एडेड इन 9 शेड्यूल, जुडिशरी कैन नॉट रिव्यू सच लॉ। अब इसको डाल कौन सकता है 9 शेड्यूल में, आप स्टेट के लॉ को भी डाल सकते हो, सेंटर अपनी लॉ डाल सकती है, बट डालने का काम द ओनली पावर लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, only law with the parliament. So only parliament can add a law in the 9th schedule. State government can recommend the parliament. Now it's up to the parliament whether to add it or not. But state government को कोई पावर नहीं है कि वो खुद से किसी चीज को 9th schedule में डाल दे। बट एज पर द आयर कोहेलो केस 2007 में अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा है कि irrespective of 9th schedule, it does not matter any law which has been added to or after 24th April 1973, the day of केशवानंद भारती जजमेंट, उसके बाद से जितने भी कानून को ऐड किया गया है, now all this will be subjected to the judicial
फाइनली फिर 10th शेड्यूल आपको पता है हमारे पास 52nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर डाला गया था। 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 के अंदर डाला गया है, जो कि हम लोग एंटी डिफेक्शन से डील करता है। ठीक है, आर्टिकल 102 एंड 191 डील्स विद ऑल सच काइंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस। देन 11th शेड्यूल आपके पास पंचायत के बारे में बात करता है, उसमें 29 मैटर्स हैं जो लिस्टेड है हमारे पास, याद रखना पंचायत में है 29 मैटर्स हैं। उन्हीं 29 मैटर्स में से स्टेट गवर्नमेंट डिवॉल्व करती है कौन कौन से काम आपको पंचायत करेंगे। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के अंदर ऐड किया गया था और आर्टिकल 243 जी के अंदर ये कवर्ड है हमारा। देन कम द 12th शेड्यूल, दिस डील्स विद म्यूनिसिपैलिटीज और इसमें टोटल 18 मैटर्स हैं एंड दिस वाज एडेड बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990। देन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको ये याद रखना है कहां कहां से हमने क्या क्या चीज इंस्पायर्ड किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से तुम देखोगे तो फेडरल स्कीम ये याद रखना, जो बता रहे वो याद रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फेडरल स्कीम हमने याद किया है, ठीक है, बाकी सब छोड़ दो। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाओ, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, रूल ऑफ लॉ ये याद रखना है आपको, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप ये याद रखना है आपको, बाकी सब आप छोड़ दो। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बता रहे क्या क्या चीज आपको याद रखना है, क्या क्या चीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होकर डाला है। फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट्स इट। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी, बाकी सब छोड़ दो। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से मेरे को केवल डीपीएसपी याद रखना है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दिस फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सो कनाडा से दो चीज याद रखना है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। ऑस्ट्रेलियन से कंकरेंट लिस्ट, दैट्स इट। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। सोवियत से फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियाज ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फ्रेंच से लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 3 वर्ड निकल के आए थे। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं याद रखना है हम लोग को, छोड़ दो। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द, जापानीज से हमारा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जितना भी मैंने हाईलाइट किया है ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा, बाकी हमारे कोई काम का इसमें है नहीं। ये हमारे देखो कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आपका इंस्पायर्ड है। प्रियम्बल वैसे ही आपको याद रखना है बाय वर्ड। तो देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, तो ये आपको याद रखना है इसमें। प्रियम्बल आपको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड जहां पे प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट आया है, तो इससे हमने इंडिया इंस्पायर्ड हुआ है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास बाय द नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। इट वाज अमेंडेड ओनली फॉर द वन एंड द लास्ट टाइम 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जहां पे 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड वर्ड इंटीग्रिटी। सो ये 3 वर्ड हमारे प्रियम्बल में आपको ऐड किए, और ये हमारा वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, justice, liberty, equality in our constitutional assembly this 26th day of November do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. This you have to remember. यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि लिबर्टी में कौन कौन सा वर्ड इंक्लूडेड है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, क्या रिलीजन वर्ड है यहाँ पे? नहीं है। तो ये आपको कभी कभार कंफ्यूज कर सकता है इस तरीके से क्वेश्चन में, तो इसलिए आप इसको वर्ड बाय वर्ड क्या क्या लिबर्टी के अंदर, जस्टिस में क्या क्या है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है, इक्वालिटी में क्या क्या है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, तो ये आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा। फाइनली, इज द प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? यस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द केशवानंद भारती केस 1973, और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है इसलिए आप इसको अमेंड कर सकते हो अंडर आर्टिकल 368, लेकिन एज पर द केशवानंद भारती जजमेंट आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर को, एसेंस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। मतलब क्या आप सेक्युलर वर्ड को प्रियम्बल से हटा सकते हो? नहीं, बिकॉज सेक्युलरिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है एज पर द एसआर बोमाई जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। Note, the preamble is neither a source of power to the legislative nor a prohibition upon the power. तो preamble एक सिंपल पीस है जो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के आइडेंटिटी को, कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंस को बताता है, इसलिए इससे किसी तरीके का एक्स्ट्रा पावर सरकार को नहीं मिलता है, ना ही उसके पावर को कम होता है। ठीक है, साथ ही साथ प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, बिकॉज आपको पता है फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल एंड प्रियम्बल्स आर नॉन जस्टिसिएबल। मतलब अगर प्रियम्बल के किसी प्रोविजन को सरकार इंप्लीमेंट नहीं करती है, इसके अगेंस्ट आप जुडिशरी के पास जाके जस्टिस की गुहार नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट जस्टिसिएबल, दैट मींस इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द जुडिशरी, बिकॉज अगर आपका फंडामेंटल राइट्स जो जस्टिसिएबल है अगर वो वायलेट होता है तो इट हैज टू बी एनफोर्स्ड बाय द जुडिशरी, बट इट इज नॉट द केस ऑफ टीपीएसपी बिकॉज दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन। तो ये कुछ बहुत ही ज्यादा सिंपल सा
थीम हमने कवर किया यहाँ पे। इट वॉज मोर अबाउट फैक्ट्स, इसमें कुछ समझने का ज़्यादा है नहीं। अगले पर्टिकुलर थीम में हम लोग इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो ये पूरी चीज को हम लोग समराइज करेंगे अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर क्रैश कोर्स में काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा। विल अगेन गेट बैक टू यू इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉलिटी थीम। कीप स्टडिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।